अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 5 लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 1 के 74 MCQs को कवर किया। आज हम अपने MCQs नंबर 75 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और यूनिट नंबर 1 को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर मैं MCQs नंबर 75 की बात करूं, इसमें कह रहा है इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B। कौन सा सबसेट? क्योंकि ये सिंबल जो है वो प्रॉपर सबसेट का है, इसलिए हम ये कहेंगे कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? B का। फिर कह रहा है देन A यूनियन B। फिर आप उसका A यूनियन B फाइंड करो तो किसके बराबर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए A, C, D और B। तो हम जो है वो इसमें इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो है वो हमें एक तो प्रॉपर सबसेट का पता हो कि हमने सेट किस तरह लेट करना है, फिर उनका यूनियन किस तरह लेना है, तो आंसर क्या आएगा उसको देखते हैं। तो एग्जांपल को देख लेते हैं पहले, फिर MCQs पर वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सवाल के अंदर कह रहा है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। और हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि ए अगर सबसेट है तो बी जो है वो सुपर सेट होगा। इसका मतलब बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2 है, और एक सेट बी है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा कर देंगे क्योंकि वह सुपर सेट है। अगर मैं ए यूनियन बी लूँ तो क्या आएगा? इसके अलावा ये देखें कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, बी के अंदर कम है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब इन्हीं दो सेट्स का जो है हम यूनियन ले लेंगे। ए की जगह हमने 1, 2 रखा, यूनियन ले लिया किसके साथ? 1, 2, 3 के साथ। और आपको इसका अच्छी तरह पता है कि यूनियन के अंदर हम तमाम के तमाम वैल्यूज़ को क्या वो लिख देते हैं 1, 2, 3 करके। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 1, 2, 3 आया। और 1, 2, 3 हमने कौन सा सेट को लेट किया था? सेट बी को। इसका मतलब है कि बी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा कि जो है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी जब मैं लूँगा तो वो किसके बराबर होगा? सेट बी के एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब है सेट बी इसका राइट आंसर होगा। तो अपने MCQs की तरफ चलते हैं। इसका मतलब है कि MCQs नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह MCQs नंबर 76 की बात करें तो इसमें कह रहा है सेम वही बात कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये बताएंगे ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम जो है वो कॉमन वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो ये जो हमने एग्जांपल ली इसी को हम इंटरसेक्शन लेकर देखते हैं तो क्या आंसर आता है। ये जो सवाल हमने किया था अब इसी का हम जो है वो इंटरसेक्शन लेके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर वही 1, 2, इंटरसेक्शन बी के अंदर वही 1, 2, 3। और आप देखेंगे 1, 2, 1, 2 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में 1, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1, 2 आ रहा है और एक किस सेट का एलिमेंट है? अगर मैं देखूं तो ये सेट ए क्या एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सेट ए होगा। कि अगर मैं जब यूनियन ले रहा था, अगर वो प्रॉपर सबसेट था ए बी का और उसका हम यूनियन ले रहे थे तो वो हमारा सेट बी के बराबर था। इसी तरह से जब ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ बी का तो हमने जब उसका इंटरसेक्शन लिया तो वो सेट ए के बराबर आया। तो इसका मतलब है कि ए इसका राइट आंसर होगा। तो अपने MCQs की तरफ चलते हैं। इसका मतलब है ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से MCQs नंबर 77 कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओवरलैपिंग सेट इज डैश। 2 ओवरलैपिंग सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्या होगा? तो ओवरलैपिंग सेट वो सेट कहलाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फिर MCQs पे चलते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए। वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 1 और 2 है एक सेट के अंदर और एक सेट बी है उसके अंदर सेम 1, 2, 3 ले लेते हैं जैसे हमने पिछली एग्जांपल ली। तो इसमें जो है वो 1, 2, 1, 2 ये ओवरलैपिंग होंगे। इसका मतलब है कि दोनों में आ रहा है। ओवरलैप का मतलब वो जो एलिमेंट है वो दोनों सेट्स में आना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं इसका आप
इंटरसेक्शन ले लूँ तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें इस चीज़ का पता है कि हम जो है वो सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इस तरह से 1 2 1 2 दोनों में, तो इसका मतलब 1 2 इसका आंसर आएगा। क्या एक एम्प्टी सेट आ रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि जब इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है वो सेट के अंदर आ रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट के अंदर। तो जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो ओवरलैपिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वो सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो अगर आप MCQs के ऑप्शंस की बात करें तो उसमें कह रहा है कि एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, इक्वल और रियल। इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो आ रहा था। इसी तरह से MCQs नंबर 78 की बात करते हैं तो 78 वाले MCQs में कह रहा है कि अगर ए यूनियन किसी यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो क्या आएगा। तो आपको पता है कि जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। यूनियन के अंदर हम जो है वो तमाम के तमाम जो है वो वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब 78 का ए का यूनियन में किसी यूनिवर्सल सेट के साथ लूँगा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 लेट कर लेता हूँ और सेट ए को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। जब इसका मैं यूनियन लूँगा तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, तो 1 2 3 लाजमी सेट सी बात आएगा। तो इसका मतलब वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब है कि MCQs नंबर 78 जो है वो उसका आंसर जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह से MCQs नंबर 79 के अंदर कह रहा है कि अगर ए का इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट के साथ लूँ तो क्या होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट U है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वही 1 2 3 लिख लेते हैं, और एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो 1 2 इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3, तो आंसर क्या आ रहा है 1 2। कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, और 1 2 कौन से सेट के एलिमेंट है, सेट ए के। इसका मतलब है कि अगर ए सेट का इंटरसेक्शन किसी यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाएगा तो उसका आंसर जो है वो जो होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स आएगा। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन में ए कर दिया गया तो वो राइट आंसर होगा। और इसके अलावा आप देख भी सकते हैं एग्जांपल के बगैर कि भाई जो सेट ए की वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगी। इसका मतलब है कि ए और यूनिवर्सल सेट का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो आंसर जो है वो ए सेट आएगा। MCQs नंबर 79 में इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। इसी तरह से अगर MCQs नंबर 80 की बात करें तो MCQs नंबर 80 के अंदर कह रहा है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो किसके बराबर होगा। तो आए इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि जब मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो मैं सेट U में से माइनस कराता हूँ। इसका मतलब सेट U के एलिमेंट मुझे लेने पड़ेंगे 1 2 3। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा 1 2 3, जो माइनस हो जाएगा 1 2 3 से, तो 1 2 3 1 2 3 कट गए। तो इसका मतलब आंसर क्या है, नल सेट। यूँ लिखें या यूँ लिखें, एक ही बात है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, वो एक नल सेट आना चाहिए। तो MCQ की तरह चलते हैं। MCQ नंबर 80 के जो ऑप्शन दिए गए वो यूनिवर्सल सेट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, नल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक नल सेट के बराबर होगा। ठीक है। MCQs नंबर 81 के अंदर क्या रहा है, ए एंड बी आर सेट टू बी, दो सेट हैं ए और बी, उनको हम क्या कह सकते हैं। अगर सेट इफ एंड ओनली इफ नो एलिमेंट इन कॉमन इज कॉमन इन देम, अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन ना हो। तो आपको अच्छी तरह से इस चीज़ का पता है कि जब हम दो सेट्स जो भी हमें गिवन हो, अगर हम उनका यूनियन लें, अगर हम यूनियन लें तो यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दो सेट लेंगे और उसका जो आंसर आएगा उनमें कोई भी जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम दो सेट के अंदर के जब कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं तो हम उस टाइम पे इंटरसेक्शन लेते हैं। इसका मतलब है कि हम दो ऐसे सेट लेंगे कि जब अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लूँगा तो जो उसका आंसर आएगा उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए ले लेता हूँ मैं,
उसके अंदर एलिमेंट 1 2 लिख दिया, और एक सेट बी ले लेता हूँ, उसके अंदर मैंने 3 4 लिख दिया। सही, 3 और 4 लिख दिया। अगर तो मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो जाहिर सी बात है, जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा और इनके अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 है और इंटरसेक्शन 3 4, तो इसके जो आंसर आएंगे उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये एक नल सेट है। नल सेट को दूसरे लफ्ज़ों में हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, कि अगर दोनों सेट के अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इक्वल कह रहा है, इक्विवेलेंट कह रहा है, डिसजॉइंट कह रहा है, ओवरलैपिंग कह रहा है। इक्वल इस वजह से नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक जैसे होने चाहिए, बेशक उनका ऑर्डर चेंज हो। इक्विवेलेंट भी नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ 2 सेट हमने कंसीडर करने हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त होती है कि अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो बी के अंदर भी 3 होने चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी है कि हम ए के अंदर जो है वो 2 लें या बी के अंदर 3 लें, और बस ये ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकता। ओवरलैपिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो वो ओवरलैपिंग होता। तो जब मैंने 2 सेट का इंटरसेक्शन लिया तो उसका तो आंसर एक नल सेट आया। तो नल सेट को दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब है डिसजॉइंट हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 82 के अंदर कह रहा है 2 ऑर्डर पेयर्स A, B एंड C, D आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ डैश। वो बोल रहा है कि 2 ऑर्डर पेयर जो हमें A, B और C, D दिए गए हैं, वो कह रहा है वो इक्वल हैं। कब इक्वल है? अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो। अब मैंने आपको ये अच्छी तरह बताया, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हमसे ये बात कह के 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है आपस में, तो हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 2 तरह की वैल्यूज होती है। पहले वाली जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम एक्स एक्सिस की वैल्यू कंसिडर करते हैं, और जो बाद में लिखी जाती है उसको वाई एक्सिस की। जैसे यहाँ पर A, B दिया गया तो A जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू और B वाई एक्सिस की। इसी तरह जो साथ लिखा गया C, D, तो C जो है वो एक्स एक्सिस वैल्यू है और D जो है वो वाई एक्सिस की वैल्यू है। जब ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को एक्स एक्सिस की वैल्यू के बराबर और वाई एक्सिस की वैल्यू को वाई एक्सिस की वैल्यू के बराबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर A है और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के अंदर C है, तो इसका मतलब A जो है वो C के बराबर होगा। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस वाली जगह में B है और दूसरे ऑर्डर पेयर में वाई एक्सिस की जगह D है, तो इसका मतलब B जो है वो D के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। उसकी वजह ये है कि A जो है वो C के बराबर है, B जो है वो D के बराबर है। एक ऑर्डर पेयर का एक्स एक्सिस दूसरे ऑर्डर पेयर के एक्स एक्सिस के बराबर होगा, और एक ऑर्डर पेयर का वाई एक्सिस दूसरे ऑर्डर पेयर के वाई एक्सिस के बराबर होगा। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 83 के अंदर कह रहा है एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। बोल रहा है हर सेट जो है वो खुद का क्या है, हमें अपने आप का क्या है। वो नल सेट का आएगा, सबसेट का आएगा, प्रॉपर सबसेट का, या नन ऑफ दिस का। तो याद रखिएगा ये एक किस्म का थ्योरम है कि हर सेट जो होता है वो अपने आप का ही जो है वो एक सबसेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं पावर सेट निकालूं, अगर मैं 4 एलिमेंट है, उन 4 एलिमेंट्स का मैं पावर सेट निकालता हूँ, तो पावर सेट निकालने से क्या होता है, जो लास्ट सेट बनता है वो उन्हीं एलिमेंट्स का बनता है जो गिवन होते हैं, तो वो भी हमारे सबसेट के अंदर कहलाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है वो हर सेट जो है वो अपने आप का ही क्या है, वो इटसेल्फ जो है वो सबसेट है। इसका मतलब है इसका सबसेट इसका राइट आंसर होगा। फॉर एग्जांपल सबसेट की जगह आपको कोई भी ऑप्शन ना दिया जाता तो याद रखिएगा कि अगर दिए गए एलिमेंट जो है अगर 4 है और जो आखिरी पावर सेट जो हमारा बन रहा है वो भी 4 ही एलिमेंट का बनेगा, तो एक किस्म से हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपस में इम्प्रॉपर सबसेट भी है। सही। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यू नंबर 84 की बात करूं, इसमें कह रहा है इफ 2 सेट्स आर इक्वल दे आर आल्सो डैश। वो कह रहा है कि अगर 2 सेट इक्वल हैं तो और वो क्या हो सकते हैं, कम्यूटेटिव हो सकते हैं, एसोसिएटिव हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, या नन ऑफ दिस। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो हो नहीं सकती। इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 2 सेट इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल होने के साथ साथ वो एक इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से, अगर एक सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो 1 2 है और एक सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो 2 3 ले लें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर 2 2 बराबर है, लेकिन पहले सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए ये इक्वल होने के साथ साथ जो है वो
एक इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 85 की बात करें तो 85 के अंदर कह रहा है टू इक्विवेलेंट सेट्स में नोट बी, कि दो जो है वो इक्विवेलेंट सेट क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। पहले ऑप्शन में कह रहा है, दूसरे में इक्वल हो सकते हैं, सबसेट टू ईच अदर, एक दूसरे के सबसेट बन सकते हैं, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो इक्वल, कि दो सेट इक्विवेलेंट अगर हों तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल नहीं हो सकते का मतलब इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, दोनों के अंदर इक्वल है, लेकिन एक सेट के अंदर 1 2 है और दूसरे सेट के अंदर 2 1 है, ये तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सेट के अंदर 1 2 और एक सेट के अंदर 2 4 है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, और इक्विवेलेंट सेट कभी भी आपस में इक्वल सेट नहीं हो सकते वो। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यू नंबर 86 की बात करूं तो कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज डिफाइंड। वो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, जैसे ए और बी ले लिए, उनको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। वो उसको डिफाइन बता रहा है, इस डिफाइन किस फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें या ऑप्शन में जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। इसके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि हम इसको जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए कॉमा बी लिखा, उसके बाद लिखा साइड डैट, स्ट्रेट लाइन जो लगी है इसका मतलब साइड डैट है। एक स्मॉल ए जो है वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से, और स्मॉल बी जो है वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी से। मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेट है, उस ए के अंदर एलिमेंट ए और बी सेट का एलिमेंट जो है वो स्मॉल बी है, तो ये कह रहा है कि दोनों जो है वो अपने अपने सेट से बिलोंग्स कर रहे होंगे। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो साइड दैट ए तो अपने ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा लेकिन बी नहीं कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर बी नहीं कर रहा होगा तो फिर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते, यानी कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम नहीं ले सकते। इसी तरह से इसका ऑप्शन 3 में कह रहा है कि ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर दिया गया सच दैट ना ए जो है वो कैपिटल ए मतलब ए सेट से बिलोंग करेगा, ना बी एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग करेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी लेते हैं तो जब दिए गए एलिमेंट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव सेट से जो बिलोंग्स कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही होगा। ये जो है वो ए जो है वो एलिमेंट अपने सेट ए से और बी एलिमेंट जो है अपने सेट बी से जो है वो बिलोंग्स कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 87 के अंदर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे जो गिवन सेट दिया गया ए बी सी डी ए डैश। तो याद रखिएगा यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाती है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो है वो सबसेट कितने बनेंगे, तब तो हम लिख देंगे 2 की पावर n के जो है वो सबसेट जो है वो हमारे जो है वो 2 की पावर n बनेंगे। इसकी एक एग्जांपल देख लें ताकि जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज के अंदर हमें प्रॉपर सबसेट पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे सबसेट पूछता तो आप 2 की पावर n लिख देते और 2 की पावर n अगर 4 एलिमेंट है, जैसे हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो हम लिख देते हैं कि इसके अंदर 16 सबसेट है। अब वो हमसे पूछा है कि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट बताओ। तो याद रखिएगा जब प्रॉपर सबसेट बनाने होते हैं तो हम 2 की पावर n तो लिखते हैं लेकिन उसको -1 भी कराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि 2 की पावर 4 होगा -1 यानी कि 16 -1, इसका मतलब इसके अंदर 15 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। कि प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो गिवन सेट है उससे कम होते हैं, लेकिन अगर आप देखें 16 सेट वही बनता है जो हमें गिवन सेट होता है उसी का। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कह देता है कि भाई इसके अंदर इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो मैं कहता है एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि आप वो सेट जो है उसका एक ही अपना सबसेट बनता है जो कि इम्प्रॉपर कहलाता है, क्योंकि वो इटसेल्फ खुद बन रहा होता है उस सेट का। तो इसका मतलब है जब प्रॉपर सबसेट हमसे पूछ रहा होगा तो हम कहेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, कि 15 जो है वो इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो एमसीक्यूज के अंदर जो है वो ऑप्शन 8 10 16 और 15 दिया गया, तो याद रखिएगा प्रॉपर सबसेट जो है वो 15 होते हैं हमारे। सही है, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 88 के अंदर कह रहा है x such that x plus 5 equal to 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेट। अब यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई और अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि ये इसके अंदर जो है वो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो फिर हम ये बता देंगे कि वो नल सेट है, सिंगलटन सेट की एग्जांपल है, सबसेट की है या सुपर सेट की एग्जांपल है। ठीक है, तो आए इसको जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
MCQ नंबर 88 के अंदर कह रहे हैं कि एक सेट जो उसने लिया ए फॉर एग्जांपल x साइज दैट x प्लस 5 इक्वल टू 5 ये लिया था। तो हम इसको जो है ना ये वाली सेट को ये किस्म से एक इक्वेशन है, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 x विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 5, तो x की वैल्यू के आगे 0। तो इसका मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। तो इसके अंदर कितना एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है। और हमें इस चीज़ का पता है कि अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है हम कहते हैं कि वो एक सिंगलटन सेट है। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो एक सिंगलटन सेट होगा। तो MCQ की तरफ चलते हैं। इसका मतलब है कि सिंगलटन सेट इसका जो है वो राइट आंसर है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 89 की बात करूं तो इसके अंदर कह रहा है एक सेट B है, उसमें लिखा है क्या x such that x is less than 7 and greater than 8 is an example of dash set। कि ऐसे एलिमेंट मैंने लिखने हैं सेट के अंदर जो 7 से लेस हो और 8 से ग्रेटर हो। तो 7 से लेस 6 5 4 3 ये, और 8 से ग्रेटर 9 10 11 कौन से होंगे। तो हम याद रखिए कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं इसको इनफाइनाइट सेट लिखता हूँ तो इनफाइनाइट सेट के अंदर तो जो है वो दो एलिमेंट फिर हमारे मिस हो रहे हैं, ना 7 आ सकता है ना 8 आ सकता है। हाँ अगर इंक्लूड होते तब तो हम इनफाइनाइट कह सकते थे, लेकिन हम इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो एक नल सेट होगा। इसी तरह से MCQ नंबर 90 के अंदर कह रहा है एक सेट C दिया गया है जिसके अंदर कह रहा है कि x such that x is past president of Pakistan who was a woman। वो बोल रहा है कि एक ऐसा सेट बना है पास्ट प्रेसिडेंट्स का, पाकिस्तान की जो पास्ट प्रेसिडेंट गुजरे हैं पाकिस्तान के उनका, जो कि एक औरत हो। तो याद रखिएगा कि हमारे जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है पास्ट प्रेसिडेंट उनमें कोई लेडी नहीं है। तो ये कौन सा सेट की एग्जांपल होगी, जब कोई लेडी है नहीं तो हम उसका नाम भी सेट के अंदर नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि ये भी एक नल सेट की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका आंसर नल सेट होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो MCQs अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप जो है वो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको जो है वो शेयर करें। दूसरे लोग जो आपके दूसरे फ्रेंड हैं वो भी आपके साथ जो है वो इस MCQs जो बेस्ट पेपर है उनकी जो है वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।